नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे टमाटर की उन्नत खेती। इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की खेती कब और कैसे की जाती है, उन्नतशील किस्में, पौधे से पौधे की दूरी, खाद और दवाइयां की संतुलित मात्रा, इन सभी बातों को विस्तार से समझाया जाएगा। और अगर आप 1 एकड़ में टमाटर की खेती करेंगे तो लागत, लाभ, मुनाफा, इन सब की भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल पर जो बीमारियां आती हैं, जो डिजीज आते हैं, उनकी रोकथाम कैसे करें और ज्यादा पैदावार आप कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ टमाटर की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है, ये भी हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी सिर्फ आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैरायटी की। तो दोस्तों, जलवायु, भूमि, क्लाइमेट कंडीशन और राज्यों के हिसाब से मौसम के अनुसार भले ही थोड़े बदलाव होते हों, लेकिन भारत भर में कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो हर प्रकार की भूमि में, हर तरह की परिस्थिति में और लगभग हर राज्य में काफी अच्छा उत्पादन देती हैं। तो चलिए अब उन वैरायटी की बात करते हैं जो आपको उन्नत और अधिक पैदावार देने में मदद करेंगी। नंबर 1, सेमिनस कंपनी की जो अभिलाष वैरायटी आती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। सजेंटा कंपनी की साहू वैरायटी भी कई किसानों के द्वारा आजमाई गई है और अच्छा रिजल्ट देती है। और साथ ही यूएस एग्री सीड्स की SW1504 और यूएस एग्री सीड्स की ही 1508, ये दोनों वैरायटी भी बेहतर उपज देने के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा हिमसोना और अर्का रक्षक जैसी वैरायटी को भी दोस्तों आप बिना किसी झिझक के लगा सकते हैं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कई राज्यों में बहुत ही संतोषजनक रहा है। टाइमिंग के ऊपर बात करें तो वैसे तो आप 12 महीने टमाटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो सही समय माना गया है वो है बरसात के लिए जुलाई से अगस्त, और गर्मियों के लिए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक आप पौधारोपण कर सकते हैं। और जब भी आप पौधरोपण करने जा रहे हैं तो उसके 25 से 30 दिन पहले आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, ताकि पौधे समय पर स्वस्थ और मजबूत बन सकें। अब भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो टमाटर की खेती वैसे तो आप सभी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन काली भूमि में और चिकनी दोमट भूमि टमाटर की फसल के लिए काफी ज्यादा अच्छी और उपजाऊ मानी जाती है। मैदा की पीएच वैल्यू अगर 5 से 7.5 के बीच है तो उसे उपयुक्त माना जाता है। और अगर भूमि ज्यादा अल्कलाइन हो यानी ज्यादा क्षारीय हो तो खेत की तैयारी के समय सल्फर की पूर्ति करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं जो सस्ते में उपलब्ध होता है, या फिर SSP जैसी खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो मिट्टी को संतुलित और उपजाऊ बनाने में मदद करता है। अब जब खेत की तैयारी आप कर रहे होंगे, 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलाना चाहिए ताकि मिट्टी अच्छी तरह से पलट जाए। फिर खेत को एकदम समतल करना जरूरी है और मिट्टी को भूर-भूरी बनाने के लिए रोटावेटर या हैरो जैसे यंत्रों का प्रयोग करें, ताकि जड़ों को अच्छी हवा और नमी मिल सके। अब मान लीजिए कि आपने खेत की तैयारी कर ली है, तो उसके बाद कम से कम 40 से 45 दिन की तेज धूप लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और तभी आपको बेड तैयार करनी चाहिए ताकि पौधों को सही और मजबूत नींव मिल सके और पैदावार भी अच्छी हो। अगली टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तापमान। तो टमाटर की क्रॉप के लिए जो टेम्परेचर होता है वो यदि देखा जाए तो न्यूनतम 14 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होता है वो टमाटर की खेती के लिए काफी अनुकूल माना जाता है। और इसी रेंज में पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पैदावार भी संतोषजनक मिलती है। अब बात करें प्रति एकड़ सीड्स और प्लांट के ऊपर, तो यदि आप 1 एकड़ पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपको 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक बीज की जरूरत पड़ने वाली है, जो नर्सरी तैयार करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। या फिर अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो प्लांटेशन भी 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है बेड पर सिंगल लाइन और दूसरा होता है जिगजैग डबल लाइन में। अब यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो आपको लगभग 8000 पौधों की रिक्वायरमेंट पड़ती है 1 एकड़ में। और अगर आप डबल लाइन में प्लांटेशन करते हैं तो फिर आपको 16 से 17 हजार पौधों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है।
क्योंकि स्पेसिंग और प्लांटिंग डेंसिटी दोनों बढ़ जाती हैं। साधारण तरीके से खेती करने पर प्लांट और सीड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी और बढ़ भी सकती है, क्योंकि उसमें नुकसान और वेस्टेज का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा होता है। अब बात करते हैं बेसल डोज के ऊपर, यानी कि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फसल की जड़ों के साथ शुरुआत में ही दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि यदि आप बड़े लेवल पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो सॉइल टेस्ट यानी मिट्टी की जांच ज़रूर कर लीजिए, ताकि ये पता चल सके कि आपकी ज़मीन में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसी के अनुसार आप खाद डाल सकें। इससे पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी पर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है या फिर डिफिशियंसी है। और यदि भूमि हल्की है या फिर कम उपजाऊ है तो ऐसी कंडीशन पर जब आप बेड तैयार कर रहे हो तब आपको कुछ जरूरी खादों और पोषक तत्वों का ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थिति में आप डीएपी या फिर एनपीके, इन दोनों में से कोई एक 50 किलोग्राम, फिर इस एसपी पाउडर फॉर्म वाली 50 किलो और एमओपी यानी म्यूरिएट ऑफ पोटाश 30 किलोग्राम, इस मात्रा में आप बेड की तैयारी के समय डाल सकते हैं। और यदि दीमक की समस्या भी है तो फिर ऐसी कंडीशन पर आपको फीप्रोनिल 0.3 जो कि एक दानेदार कीटनाशक है वो 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक मिट्टी में मिला देना चाहिए, ताकि दीमक जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सके। और इसके साथ साथ आपको 2 से 3 ट्रॉली किसी अच्छे जैविक खाद जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए जब आप बेड तैयार कर रहे हों। अब बात करें कि बेड कैसे तैयार करनी है, तो आप बेड मेकर या फिर राइजर मशीन की मदद से कुछ इस प्रकार बेड तैयार करें कि बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी चाहिए और बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट के बीच होनी चाहिए, जबकि बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए ताकि पानी निकास जड़ों की वेंटिलेशन दोनों बनी रहे। यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि ड्रिप लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पानी की बचत भी होती है और पौधों को ज़रूरत के अनुसार नमी भी मिलती रहती है, जो कि टमाटर की अच्छी उपज के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अब यदि हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर बात करें तो आप 16 mm ड्रिप को बड़ी आसानी से बिछा सकते हैं, और जैसा कि आप वीडियो पर देख रहे हैं इसे ही बेड कहते हैं। मतलब वही ऊंची ऊंची लंबी मेड़ें जिन पर ड्रिप लाइन बिछाई जाती है। अब एक बेड पर आप सिंगल लाइन ड्रिप को सीधे सीधे बिछा सकते हैं ताकि हर पौधे को एक समान पानी मिलता रहे। अब बात करते हैं मल्चिंग पेपर की। तो मल्चिंग पेपर एक प्रकार का प्लास्टिक का कवर होता है जो कि खेत की सतह पर बिछाया जाता है और इसे ही मंच भी कहा जाता है। मल्चिंग पेपर लगाने से न सिर्फ कम सिंचाई की आवश्यकता होती है बल्कि फसल भी व्यवस्थित रहती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि खरपतवार यानी अनचाही घास पत्तियों का कोई नामो निशान भी नहीं रहता है, जिससे आपका श्रम और समय दोनों बचते हैं। काफी ज्यादा फायदे होते हैं मल्चिंग पेपर लगाने से, और यदि आप इसे लगवाते हैं तो तकरीबन 12 से 13,000 रुपए या से आसपास का खर्चा आने वाला है, जो एक एकड़ के हिसाब से गिना जाता है। और यह लागत आगे चलकर पैदावार में बढ़त और लागत में कटौती के रूप में फायदे में बदल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्टेंस और मल्चिंग पेपर की। तो इस विषय को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मल्चिंग पेपर लगाने के बाद पौधारोपण करना है तो उससे पहले आपको एक काम बहुत ही सावधानी से करना जरूरी होता है, और वह है मल्चिंग पेपर में होल्स करना, यानी छेद बनाना, ताकि पौधों को लगाने की जगह बन सके। तो ध्यान दीजिए, आपको पौधों का रोपण करने से पहले मल्चिंग पेपर में होल्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वह भी इस प्रकार से कि नीचे बिछी ड्रिप लाइन को कोई नुकसान न पहुंचे। तो इस काम को करने का सबसे बेहतर तरीका यह है दोस्तों कि आप गर्म कोयला भरकर एक छोटा लोहे का रॉड या होल मेकर तैयार करें और फिर उस रॉड से करीब 2 इंची के हिसाब से मल्चिंग पेपर में छेद बनाएं, और ये पूरा काम आपको ड्रिप को बचाते हुए करना है ताकि बाद में ड्रिप सिस्टम सही से काम करे। अब दोस्तों जब आप पौधारोपण करने जा रहे हैं तो 2 तरीके से आप रोपण कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन में और दूसरा जिगजैग पैटर्न में डबल लाइन पर। यदि आप जिगजैग यानी डबल लाइन में पौधे लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखनी चाहिए,
और इस प्रकार से रोपण करने पर एक बेड पर डबल लाइन में पौधे लगाए जाएंगे। तो इस कंडीशन में करीब 16,000 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि आप सिंगल लाइन में पौधारोपण कर रहे हैं तो उस स्थिति में भी पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए और एक बेड पर केवल एक लाइन में पौधारोपण किया जाएगा, जो कि कम घनत्व में होता है, लेकिन सिंचाई और कीट नियंत्रण आसान हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब आप मल्चिंग पेपर में होल्स कर रहे हों तो उस समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। मतलब कि पहले मल्चिंग पेपर में होल्स कर लीजिए, फिर उसके बाद ही खेत में पहली सिंचाई करें और उसके बाद पौधारोपण की प्रक्रिया शुरू करें। यानी पूरी प्रक्रिया ये है, पहले मल्चिंग पेपर बिछाइए, फिर सावधानी पूर्वक होल्स कीजिए, ड्रिप को न छेड़ते हुए, फिर सिंचाई करिए और अंत में पौधों को उनके स्थान पर रोपण कर दीजिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, और ये टॉपिक है नर्सरी तैयार करने का। अब देखिए, नर्सरी तैयार करने की भी अलग अलग विधि हैं, और अगर आप एक सरल किसान भाई हैं तो अपने घर पर ही बहुत सस्ते पर और एकदम साधारण तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित रंग से ऐसी नर्सरी तैयार कर सकते हैं जिसमें जड़ों का अच्छा विकास हो और फसल की नींव मजबूत बन सके। अब इन विधियों में बात करें तो साधारण विधि, बेड विधि, प्लास्टिक प्रोट्रे विधि और डिस्पोजल विधि, ये सभी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी में जो विधि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिससे सबसे बेहतर, व्यवस्थित और शानदार पौधे तैयार होते हैं, वह है प्लास्टिक प्रोट्रे विधि। और इस विधि को अपनाना आज के समय में बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें पौधे एक एक करके पूरी तरह नियंत्रित स्थिति में विकसित होते हैं। अब यदि आप प्लास्टिक प्रोट्रे विधि अपनाना चाहते हैं तो आपको प्रोट्रे मार्केट से खरीदनी होगी, जिसमें टॉसिंजर होल्स यानी खाने होते हैं। अब बात करते हैं इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की। तो सबसे पहले आपको नारियल की खाद को पीट चाहिए होगी, 64 किलोग्राम। फिर वर्मी कंपोस्ट चाहिए 10 किलोग्राम। इसके साथ ही एक फंगीसाइड लेना होगा, जैसे कि यूपीएल कंपनी की साफ, जिसकी मात्रा आप रखिए 50 ग्राम, और साथ में आपको शिवमक एसिड भी लेना है 100 ग्राम के आसपास। अब दोस्तों, इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर आपको प्लास्टिक प्रो ट्रे, जो कि 75 से 80 पीस लगती हैं, 1 एकड़ के हिसाब से उन सभी खानों को ठीक तरीके से भर देना है और हर खाने में आपको एक एक बीजों की बुवाई करनी है। अब कोकोपीट को सबसे पहले आप ठीक तरीके से पानी में भिगो लीजिए, फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट और फंगीसाइड का मिश्रण मिलाएं और इस तैयार मिश्रण से सभी प्रो ट्रे के खाने भर दीजिए। जब ट्रे भर जाए तो अब एक एक बीज को बहुत ध्यान से हर खाने में डाल दीजिए, बिल्कुल उस प्रकार जैसे आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। जब बीज ठीक तरीके से सभी खानों में भर जाएं, तो अब आपको उन ट्रे को मल्चिंग पेपर से 3 से 4 दिनों के लिए ढककर रखना है, जिससे अंदर एक गर्माहट, एक हिट उत्पन्न होती है, जो कि बीज के लिए उत्तम अंकुरण यानी जर्मिनेशन का वातावरण देती है। और इसी कारण प्रो ट्रे विधि से उगाए गए पौधों में अंकुरण प्रतिशत काफी बेहतर होता है, जो आप अभी वीडियो पर साफ साफ देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले विषय, यानी जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं और उस नर्सरी पर अगर फंगस लग रही हो, तो उस स्थिति में आपको फंगीसाइड की स्प्रे करनी पड़ती है, जिसके लिए आप मेनकोजेब M45, जिसे M45 कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 ग्राम से लेकर 30 ग्राम तक की मात्रा को 15 लीटर पानी में घोलकर आपको अच्छी तरह से स्प्रे करना चाहिए। अब दोस्तों, नर्सरी पर कभी कभी पीलापन की समस्या भी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको नीमटाइंट 19-19-19 नामक पोषक तत्वों वाला मिश्रण लेना होगा, जिसे आप 15 लीटर पानी में 30 ग्राम की दर से मिलाकर स्प्रे करें। तो यह समस्या काफी हद तक नियंत्रित हो जाती है। अब यदि रस्ट चूस कीट परेशान कर रहे हैं या फिर लीफ माइनर की समस्या आ रही है, तो इसके लिए आप क्लोरपायरीफॉस 7.5% SL यानी कि क्लोरपायरीफॉस 17.5 SL का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप 15 लीटर पानी में 5 ml की दर से मिलाकर स्प्रे करें, तो ये कीट नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ बीज बो देने से काम नहीं चलेगा।
बल्कि आपको इस पूरी प्रक्रिया के दौरान फुल प्रोटेक्शन और देखभाल करनी होगी। अब जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो एक और बात का ध्यान रखें कि आपको झोपड़ी बनानी चाहिए या फिर कुछ तरह की तंबू जैसी संरचना तैयार करनी चाहिए, जिससे पौधों पर सीधी धूप न पड़े और उन्हें मध्यम छाया मिल सके, क्योंकि मीडियम छाया होना बहुत जरूरी है, वरना छोटे छोटे पौध झुलस सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप इस प्रकार से पौधशाला में पौधे तैयार करेंगे तो आपकी नर्सरी 20 से 25 दिन के अंदर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। बस आपको इसमें सुबह और शाम प्रॉपर सिंचाई करनी होगी, हर दिन पौधों की स्थिति देखनी होगी, और जैसे ही पौधे 4 से 5 इंच की ऊंचाई के हो जाए तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और उसी समय पौधरोपण कर देना चाहिए, जिससे पौधे नई जमीन में अच्छे से सेट हो सके और आगे की फसल स्वस्थ विकसित हो सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्लांटेशन यानी पौधारोपण के ऊपर, कि आखिरकार प्लांटेशन किस प्रकार करना चाहिए ताकि हमारी मेहनत बेकार न जाए और पौधे अच्छी तरह से खेत में जम जाएं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जिस दिन प्लांटेशन करना है उससे 2 दिन पहले से लेकर उस दिन तक हर रोज 2 से 3 घंटे की ड्रिप सिंचाई फील्ड पर जरूर करते रहनी चाहिए, ताकि फील्ड में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहे, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ नहीं पाएंगी और पौधारोपण का उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा। अब दूसरी बात करें तो जहां पर आपकी नर्सरी है, जहां पौधे एक जगह पर इकट्ठा रखे हुए होते हैं, तो वहां पर आपको या तो इमिडाक्लोप्रिड 30.5% एसएससी या फिर कॉन्फिडोर, जो कि इमिडाक्लोप्रिड ही होता है, या फिर थियामेथोक्साम 30% एफएस, इनमें से किसी भी एक कीटनाशक, या फिर यदि आप जैविक तरीके से चल रहे हैं तो नीम तेल का स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इन विकल्पों में से कोई भी साधारण कीटनाशक स्प्रे कर देंगे नर्सरी में तो फिर 10 दिनों तक कोई भी कीट आपकी फसल पर हमला नहीं करेगा और हमारी फसल को शुरू के 10 दिन तक पूरा सुरक्षा कवच मिल जाएगा, जो कि बेहद जरूरी है। तो पहली बात यह हुई कि आप नर्सरी पर किसी नॉर्मल रेंज के कीटनाशक का स्प्रे जरूर कर दीजिए। अब दूसरी बात फिर से दोहराते हैं कि फील्ड में पर्याप्त मात्रा में नमी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो पौधों की पकड़ कमजोर रह जाएगी। अब बात करें पौधारोपण की तकनीक की, तो पौधों का रोपण हल्के हाथों से करना चाहिए, कभी भी जोर से न दबाएं। और जब आप मल्चिंग पेपर पर पौधा लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि पौधे का तना मल्चिंग पेपर के किनारे या कट से टच नहीं होना चाहिए, वरना घर्षण की वजह से पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए पौधारोपण करते समय ध्यान रहे कि पौधा सीधा हो और मिट्टी में स्थिरता से बैठाया जाए। अब जब आपने सभी पौधों का रोपण कर दिया तो इसके बाद आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक सिंचाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब सिंचाई होगी तो जड़ें मिट्टी को अच्छी तरह पकड़ लेंगी और पौधा सूखने से बचेगा। साथ ही डंपिंग अफ जैसी बीमारियां भी नहीं आएंगी। अब मान लीजिए कि आप प्रॉपर सिंचाई तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि जड़ें और तेजी से मिट्टी को पकड़ें और पौधे जल्दी से ग्रोथ में आ जाएं, तो इसके लिए आपको एक विशेष तकनीक अपनानी चाहिए, जिसे कहते हैं ड्रेंचिंग। और हाँ दोस्तों, ड्रेंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे जल्दी चाल पकड़ लें और आगे की विकास प्रक्रिया में तेजी आए। तो अब अगला टॉपिक दोस्तों, जिसके ऊपर हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं, वो है टमाटर की बंधाई। क्योंकि हमने पौधारोपण कर दिया है, हमारी फसल अब प्रॉपर बढ़वार ले रही है और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है वो है टमाटर के पौधों की बंधाई का। देखिए दोस्तों, टमाटर की बंधाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने आपको शाखाएं देने वाली टमाटर की वैरायटी बतलाई है। उसी वैरायटी का चयन करना है और उसी के अनुसार प्रॉपर बंधाई करनी चाहिए, क्योंकि जब हम टमाटर की बंधाई करते हैं तो हार्वेस्टिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। यदि टमाटर का पौधा जमीन पर या मिट्टी के पास पड़ा रहता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा फंगस लगने का खतरा रहता है और पूरी फसल अस्त व्यस्त हो जाती है, जिसके कारण उत्पादन भी कम मिलता है। अब यदि आप बंधाई करते हैं तो टमाटर की बंधाई आपको बांस यानी बम्बू पर करनी चाहिए, जो कि एक पारंपरिक, मजबूत और आसान तरीका है। और अब मैं आपको पूरी सामग्री की जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहा हूँ। तो आवश्यक सामग्री की बात करें दोस्तों, बांस के टुकड़े मजबूत होने चाहिए, जो कि करीब 1700 से लेकर 1800 की संख्या में आपको लगेंगे।
ये बांस के टुकड़े 8 से 10 फीट लंबाई वाले होने चाहिए और एकदम मजबूत होने चाहिए, ताकि जब पौधे पर वजन आए तो बांस टूटे नहीं और खराब भी ना हो। अब बात करें सुतली की, तो बंधाई के लिए आवश्यकता अनुसार कम से कम 40 से 50 किलोग्राम सुतली की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, और साथ में जो प्लास्टिक की रस्सी आती है या पेड वायर आता है वो भी आपको आवश्यकता अनुसार लेना है। कुछ स्थानों तार की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जो कि आप अभी वीडियो में देख भी रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको पूरी सावधानी और योजना के साथ बंधाई करनी चाहिए। अब जब फसल ट्रांसप्लांट यानी रोपण के 10 से 12 दिन की हो जाए या फिर पौधे की लंबाई 8 से 10 इंच के आसपास हो जाए, तब आपको बांस का स्ट्रक्चर यानी मंडप तैयार कर लेना चाहिए। और ध्यान दीजिए, टमाटर की फसल पर 7 से 8 बार बंधाई करने की आवश्यकता होती है, या यूं कहें कि जैसे जैसे पौधे की लंबाई बढ़ती जाती है उसी हिसाब से हमें बंधाई को क्रमवार रूप से करते जाना होता है, ताकि पौधा सीधा और मजबूत रहे और फल सही तरीके से बढ़ सकें। तो दोस्तों अब हम विस्तार से समझते हैं कि टमाटर की बंधाई किस प्रकार करनी है और इसके लिए कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए ताकि हमें मजबूत, सुव्यवस्थित और उत्पादक फसल मिल सके। सबसे पहले बात करें कि बंधाई के लिए आपको कुछ इस प्रकार संभल यानी माप उपकरण की मदद से 15-15 फीट की दूरी पर गड्ढे करने हैं। ध्यान दीजिए, ये गड्ढे सटीक और बराबर दूरी पर होने चाहिए ताकि पूरे खेत में लाइनिंग एक जैसी बने। अब बात करें बांस गाड़ने की, तो एक बेड पर डबल लाइन में बांस गाड़ना चाहिए, और ध्यान दीजिए कि बांस से बांस की दूरी 10 से 15 फीट के आसपास रखनी है। और ये मान लीजिए दोस्तों कि एक बांस से जो अगला बांस उसी बेड पर गाड़ रहे हैं उनकी आपसी दूरी 2 फीट होनी चाहिए। अब जो एक बांस से अगले बांस की जो लाइन में दूरी है वो लगभग 15 फीट की होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका बांस मजबूत है तो 15 फीट तक भी आप दूरी रख सकते हैं। पर अगर बांस थोड़ा कमजोर है तो 10 फीट की दूरी ही रखें, ताकि बांस टूटे नहीं और संरचना टिकाऊ बनी रहे। इसके अलावा जो बंधाई की स्ट्रक्चर की शुरुआत और अंत के पॉइंट होते हैं उन पर आपको कुछ इस प्रकार कैंची की आकृति में बांस लगाना है, ताकि पूरा स्ट्रक्चर एकदम स्थिर हो और टमाटर के पौधों का वजन जब आए तो वो वजन संतुलित तरीके से बन जाए। अब जब आपने सभी बांस गाड़ दिए हैं तो सर्वप्रथम आपको बेड से बेड की ऊंचाई 2 से 2.5 फीट के आसपास कुछ इस प्रकार पेड वायर या तार को खींचना है, जिससे पहली लेयर बन सके। इसके बाद दोस्तों आपको बंधाई करनी है, और बंधाई कैसे करनी है तो देखिए, लेफ्ट साइड की जो रस्सी है उससे राइट साइड के पौधे की बंधाई करनी है, और राइट साइड की रस्सी से लेफ्ट साइड के पौधे की बंधाई करनी है। इस प्रकार आपको जिगजैग यानी जिगजैग स्टाइल में बंधाई करनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं वो आपकी पहली बंधाई कंप्लीट हो जाती है। और हाँ दोस्तों, खास ध्यान दें, खरपतवार मुक्त फसल रखनी है। जितनी ज्यादा साफ सफाई आप टमाटर की फसल में रखेंगे उतनी ही व्यवस्थित, साफ और मजबूत बढ़वार देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी बंधाई की। तो टमाटर की दूसरी बंधाई पहली बंधाई के लगभग 15 से 20 दिन बाद करनी है, और जब आप दूसरी बंधाई करते हैं तो पहली रस्सी से 1.5 फीट ऊंचाई पर दूसरी रस्सी या वायर को खींचना है। अब ध्यान दें, जो पेड वायर है वो आपको लगभग 130 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर बाजार में देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद आपको सीधी सीधी बंधाई करनी है। सीधी सीधी यानी जहां से पौधा है वहीं से जो टहनी निकलती है जो उस तरफ झुक रही है उसे आप ठीक तरीके से पेड वायर पर बंधाई करें। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, टमाटर की बंधाई करते समय रस्सी को एकदम सॉफ्ट यानी नरम हाथों से बांधना है, क्योंकि यदि आप रस्सी को ज्यादा टाइट करेंगे तो पौधे को नुकसान हो सकता है, टहनियां टूट सकती हैं और फिर उत्पादन पर सीधा असर देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे टमाटर की शाखाएं और टहनियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आपको उसी प्रकार धीरे धीरे और समयानुसार टमाटर की बंधाई करते रहनी चाहिए। अब बात करें टमाटर की अधिकतम ऊंचाई की, तो ये लगभग 5 से 6 फीट तक जाती है, और इसके बाद जब पौधा पूरी तरह से भार लेने लगता है तो बंधाई और अधिक प्रॉपर एकदम मजबूत तरीके से करनी पड़ती है, वरना पौधा झुक सकता है या फिर तनों में दरार आ सकती है। इसलिए ध्यान दीजिए, टमाटर की बंधाई करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए।
और बेहतर तो यही होगा कि टमाटर की रोपाई से पहले ही बांस के टुकड़ों की व्यवस्था आप पहले से कर लें। अब क्योंकि ये खेती एक नियमित क्रिया है, इसमें प्लांटेशन, बंधाई, सफाई और हार्वेस्टिंग के लिए मजदूर समय पर मिले, इसके लिए भी पूरी योजना पहले से बना लें, ताकि बाद में हड़बड़ाहट या परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो आवश्यक सामग्री टमाटर की बंधाई में लगती है, जैसे मजबूत बांस, सुतली, रस्सी, तार, पेड वायर, उनकी पूरी व्यवस्था अग्रिम यानी एडवांस मैनेजमेंट के तहत पहले ही कर लेनी चाहिए। अब एक बार फिर से याद दिला दूं, टमाटर की ऊंचाई सामान्यतः 5 से 6 फीट तक ही रहती है, और जो शाखाओं वाली टमाटर की किस्में होती हैं, उनमें बांस एकदम मजबूत और हैवी होना चाहिए, ताकि भारीपन आने पर भी पूरा स्ट्रक्चर टिका रहे। अब यहाँ पर आपको अपने अनुभव और विवेक का पूरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर खेत की जमीन अलग होती है, हर परिस्थिति अलग होती है, और खेती भी एक जीता जागता विज्ञान है। अब बात करते हैं सिंचाई की, क्योंकि सिंचाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी खाद या बंधाई। तो देखिए दोस्तों, गर्मियों के दिनों में सिंचाई का अंतराल 4 से 5 दिन का होना चाहिए, यानी थोड़ा हल्का पानी आपको जल्दी देना पड़ेगा, कभी कभी रोजाना, और फिर 2-2 दिन का गैप रखकर 1 से 2 घंटे की सिंचाई की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, सिंचाई पूरी तरह भूमि पर निर्भर करती है। यदि आपकी जमीन हल्की है तो आपको जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी, और अगर आपकी जमीन काली मिट्टी वाली है तो उसमें थोड़ा अंतराल यानी गैप रखकर सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप सिंचाई करें तो पौधे की जड़ों के पास अत्यधिक नमी या एकदम गीलापन नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सूखा देखकर, या फिर जब मिट्टी में हल्का हल्का नमी रहे तभी थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। यही तरीका पौधों की जड़ों के लिए सबसे उपयुक्त और फायदेमंद होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्प्रे शेड्यूल के ऊपर, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अनिवार्य विषय है, क्योंकि टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, ये 2 ऐसे फंगस हैं जो कि हमारी टमाटर की फसल को 80% तक पूरी तरह से चौपट सकते हैं, और केवल इतना ही नहीं, पैदावार को भी 80% तक खत्म कर सकते हैं, या फिर उसका गुणवत्ता स्तर यानी क्वालिटी भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसलिए दोस्तों, प्रॉपर जानकारी का होना, सही समय पर सही स्प्रे का इस्तेमाल करना, ये बात बेहद ज़रूरी है। और अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कीट प्रबंधन के ऊपर, कि कौन कौन से कीट आते हैं और कैसे प्रकोप करते हैं, और उनसे कैसे बचाव करना चाहिए। अब प्रमुख रूप से जो कीट आते हैं वो हैं लीफ माइनर, मकड़ी, जो कि अर्ली माइनर और लेट माइनर के रूप में देखे जाते हैं, सफ़ेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई, लेट ब्लाइट, थ्रिप्स, जेसीड, और फिर आती है फ्रूट बॉर्डर यानी फल छेदक की समस्या। इसके अलावा कुछ गंभीर समस्याएं और भी होती हैं, जैसे निमेटोड या बेल्ट, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, बैक्टीरियल ब्लाइट, और टमाटर क्रैकिंग की समस्या, जिसमें फल खुद ब खुद फटने लगते हैं, साथ ही फल और फूल गिरने की समस्या यानी फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉपनेस, और एक आम बात, पीलापन आ जाना यानी येलोइंग। अब दोस्तों, ये जो सारी बीमारियां और रोग, डिजीज और फंगस के नाम हमने बताए हैं, ये सभी टमाटर की फसल में ही प्रकट होते हैं, और अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो फसल की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो अब आइए बात करते हैं कि यदि कीट का प्रकोप हो जाए या फिर फंगस का संक्रमण हो, तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लीफ माइनर के लिए, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, उसके लिए आप कॉम्बिनेशन स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह भी 15 लीटर की दर से उपयोग करें। अगर मकड़ी की समस्या है तो उसमें से कोई भी एक उपयुक्त कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और उसका स्प्रे करना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं सफ़ेद मक्खी, जिसे व्हाइट फ्लाई भी कहा जाता है, तो उसकी रोकथाम के लिए स्टार्टिंग पर हल्के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें, और अगर उसका प्रकोप बढ़ता है तो उसके अनुसार कॉम्बिनेशन को बदला जा सकता है। अब आगे बात करें तो थ्रिप्स, एफिड और जेसीड, इन तीनों की जब एक साथ समस्या हो जाए तो उनमें से कोई भी एक अच्छा कीटनाशक लेकर स्प्रे कर दीजिए। अब आते हैं फ्रूट बॉर्डर यानी फल छेदक की समस्या पर,
जो कि फ्रूटिंग स्टेज पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस स्थिति में कोई भी एक उपयुक्त कीटनाशक, और वह भी 15 लीटर की दर से उपयोग में लाएं। और हाँ, सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करें ताकि दवा की अधिकता यानी चिपकने की क्षमता और भी बेहतर हो जाए, प्रभाव शीघ्रता से दिखे। इसके अलावा दोस्तों, यदि हम ब्लाइट के ऊपर बात करें तो टमाटर की फसल पर सबसे पहले जो अर्ली ब्लाइट आता है, जिसे हम अगेती झुलसा भी कहते हैं, तो इस स्थिति में आप इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। और यदि लेट ब्लाइट आता है, जिसे हम पछेती झुलसा कहते हैं, तो उसमें भी आप कोई एक फंगीसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया बीच बीच में दोहराते रहिए ताकि संक्रमण की रोकथाम बनी रहे। अब बात आती है बैक्टीरिया स्पॉट की समस्या की। तो उसके लिए जो डोज और कॉम्बिनेशन वीडियो में दिखाया जा रहा है, उन्हें आप उसी प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। पाउडरी मिलड्यू आता है, बैक्टीरियल भी आती है। तो अब दोस्तों, बैक्टीरिया बिल के लिए सिर्फ स्प्रे नहीं, बल्कि आपको ड्रीचिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप रोक फंगीसाइड या फिर बायर की एलेट का ड्रीचिंग के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में जो ट्राइकोडर्मा है, उसकी 200 लीटर पानी में मिक्सिंग करके घोल बनाएं और फिर उसे सॉयल एप्लीकेशन के माध्यम से खेत में डालिए ताकि मिट्टी के अंदर से फसल को सुरक्षा मिल सके। अब यदि टमाटर क्रैकिंग यानी टमाटर के फल का फटना शुरू हो जाए, तो इसके लिए आप बोरोन और कैल्शियम नाइट्रेट को ड्रिप सिस्टम के माध्यम से चला सकते हैं। और डोज वही है जो कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। फल और फूल गिरने की समस्या आती है, तो उसके लिए भी आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। और बढ़वार के लिए कोई भी एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि फल झड़ना शुरू हो गया है या फ्रूट ड्रॉप की समस्या दिख रही है, तो फिर आप कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि टमाटर की फसल पर कम से कम स्प्रे पड़े या फिर हमारी फसल को कैसे सुरक्षित रखा जाए ताकि अत्यधिक कीटनाशक का छिड़काव ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है नीला और पीला स्टिकी ट्रैप, जिसे हम ब्लू और येलो स्टिकी ट्रैप भी कहते हैं। इनका उपयोग 1 एकड़ खेत में कम से कम 20 पीस इंस्टॉलेशन के रूप में करें। और इसके अलावा लाइट ट्रैप भी उपयोग में लाया जा सकता है। बीच बीच में खेत में गेंदे के फूलों की 2 से 4 लाइनें भी लगा दीजिए। प्रॉपर ग्रीन नेट खींचकर खेत को सुरक्षित रखिए। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो इसके लिए रासायनिक उपायों की जगह आप निराई गुड़ाई करें और खेत में हमेशा साफ सफाई बनाए रखें। 2 बेड्स के बीच में यदि खरपतवार उगाएं, तो वहां पर भी साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में ही नीम का तेल और इमिडाक्लोप्रिड जैसे स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। बाकी जैसे जैसे फसल विकास करती जाती है, उसके अनुसार स्प्रे शेड्यूल को चलाना चाहिए। स्टार्टिंग में महंगे कीटनाशकों, फंगीसाइड्स या टॉनिक स्प्रेस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप फसल के छोटे स्टेज पर ही महंगे कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं, तो बाद में वही कीटनाशक कीटों पर असर नहीं करते, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। और यही था दोस्तों, टमाटर फसल के लिए पूरी जानकारी वाला ये स्प्रे शेड्यूल। अब दोस्तों, बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल की, जिसे हम कहते हैं खाद का शेड्यूल। तो यदि आप टमाटर की फसल पर ड्रिप सिस्टम से खेती कर रहे हैं, तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद से लेकर लगभग 45 दिनों के बीच जो वनस्पतिक अवस्था होती है, उस दौरान आपको 2 से 3 दिनों का अंतराल रखना है और 1 दिन में केवल 1 खाद ही ड्रिप से छोड़नी है। और यही खादें आप उस फोटो पर देख रहे हैं। उन्हीं में से चयन करके 1 दिन में 1 खाद और फिर 3 दिनों का अंतर रखना चाहिए। अब जब टमाटर की फसल फूल की अवस्था में पहुंचती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको ये मान लेना चाहिए कि हर 3-3 दिनों के अंतराल पर 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम की दर से आपको फास्फोरस युक्त खादों का, या फिर जो खादें आप वीडियो या फोटो में देख रहे हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। और जब टमाटर की फसल फल की अवस्था पर होती है, तो उस स्थिति में जो थर्ड कॉम्बिनेशन है, उन खादों को आप 3 से 4 किलोग्राम की दर से 1 एकड़ क्षेत्रफल में
4-4 दिनों के अंतराल पर ड्रिप सिंचाई के माध्यम से फसल में छोड़ना है। और ये वही खादें हैं जिन्हें आप फोटो में देख रहे हैं और इन्हें आप आवश्यकता अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। जब फल की अवस्था आती है तो उस वक्त पोटाश युक्त खादों की बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़ती है, और जब फूल की अवस्था होती है तो वहाँ फास्फोरस युक्त खाद जरूरी होता है, और जो वनस्पति विकास की अवस्था होती है उसमें तो नाइट्रोजन युक्त खाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इन 3 अवस्थाओं के बीच बीच में, चाहे वो फ्लावरिंग स्टेज हो या फ्रूटिंग स्टेज, आपको बोरोन, कैल्शियम नाइट्रेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ह्यूमिक एसिड जैसे पोषक तत्वों का भी नियमित रूप से प्रयोग करते रहना चाहिए। और यदि आप टमाटर की खेती को इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो जो उत्पादन है वो आप 1 एकड़ से 50 से लेकर 60 टन तक बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फसल की लाइफ साइकिल कि आखिर ये कितने दिन चलती है। तो यदि आप बंधाई करते हैं, मल्चिंग करते हैं, ड्रिप से सिंचाई करते हैं और एकदम वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खेती करते हैं तो यह फसल 8 से 9 महीने तक आराम से चल सकती है। अब जहां तक सवाल है बाजार भाव का, तो इसका मूल्य हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है और आमतौर पर 5 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 40 या 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, बाजार भाव ये चीज कभी भी किसान के हाथ में नहीं होती। किसान के हाथ में तो बस एक ही चीज होती है और वो है फसल को अच्छे से तैयार करना। तो फसल कैसे तैयार करनी चाहिए, उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा कर रहे हैं। अब जब हमने बाजार भाव की बात कर ली है तो अगली बात करते हैं लागत की। अब यदि आप इस बताए गए तरीके से टमाटर की खेती करते हैं तो फिर कितनी लागत आएगी, ये सवाल मन में जरूर उठता है। तो देखिए दोस्तों, सभी खादें जो लगती हैं, सभी स्प्रे जो करने होते हैं, क्योंकि यदि आप स्प्रे नहीं करेंगे तो टमाटर की फसल पर लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट जैसे फंगस और रोग बीमारियों का हमला हो जाएगा, पौधा कमजोर हो जाएगा, फसल चौपट हो जाएगी। तो जो लागत लगने वाली है वो लगभग 1,40,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये के बीच में आती है। अब बात करते हैं तो दोस्तों, यदि बाजार में टमाटर का भाव 12 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाता है तो अब हम ये मान लेते हैं कि पैदावार 7 टन यानी कि 600 क्विंटल हुई। तो अब 1200 में 600 का गुना करेंगे तो कुल 7,20,000 रुपये के आसपास हमारी कुल बिक्री हो गई। अब यदि हम इस बिक्री में से 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपये की लागत घटा दें तो हमारा नेट मुनाफा निकल कर आता है लगभग 5,70,000 रुपये। अब यदि बाजार भाव थोड़ा कम भी मिल जाए तो भी आप ये मानकर चलिए कि 1 एकड़ की टमाटर की फसल से आप 4 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की आमदनी बड़े आराम से कमा सकते हैं, सभी लागतों को काटकर। तो इस प्रकार टमाटर एक ऐसी फसल है जो यदि आप ठीक से करें, वैज्ञानिक विधियों से करें और अच्छे उत्पादन के साथ बाजार भाव भी सही मिल जाए तो ये फसल काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है। बस शर्त इतनी सी है, बाजार भाव ठीक होना चाहिए, उत्पादन बढ़िया होना चाहिए और फसल एकदम स्वस्थ रहनी चाहिए। और दोस्तों, एक और बहुत ही सामान्य और खतरनाक कीट आता है लीफ माइनर, जो पत्तियों के बीच में सुरंग बनाकर पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इन सभी समस्याओं की, इन रोगों की, इन बीमारियों की जो रोकथाम है, जो इलाज है, जो बदलते समय के अनुसार उपचार और समाधान है, उन सभी की संपूर्ण जानकारी, जो प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं किसानों को फसल के दौरान फेस यानी झेलनी पड़ती हैं, उन सब का ब्यौरा हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। अब देखिए, जो हमने आपको मुनाफे का आंकड़ा बताया है वो पूरी तरह से निर्भर करता है 2 बातों पर, बाजार भाव और उत्पादन। अगर कीमतें अच्छी मिलती हैं तो आमदनी और भी ज्यादा हो सकती है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने संपूर्ण जानकारी, वो भी डिटेल में, आप सभी दोस्तों के साथ साझा की है। अब अंत में आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, उसके बारे में कमेंट क्षेत्र जो खाली है वहीं पर आप अपनी राय जरूर दर्ज करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।